जय श्री राम आप सभी को। और मैं आशुतोष सेंगर आप सभी का अपने चैनल आशुतोष सेंगर झांसी में स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और सही होंगे, क्योंकि कोरोना काल हमारे देश में चल रहा है और लॉकडाउन है, बहुत लंबा समय हो गया है। सब्र रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से इन्फेक्टेड हो रहा है हमारे भारत देश में भी। और कुछ कारण ऐसे रहे हैं हमारे देश में जिनके कारणवश कोरोना संक्रमण इतना फैला है। हम लोग वी फार्मा 4th सेमेस्टर की बात कर रहे थे। मेडिसिनल केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक के कुछ लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, नोट्स का बोला हुआ है आपसे। और मेडिसिनल हम लोगों ने पहली यूनिट लगभग कंप्लीट कर ली थी। 1-2 टॉपिक्स बचे थे, मैंने कहा था बाद में करा दूँगा, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट जो है थे, लेकिन उस समय थोड़ा सा कुछ परिस्थितियों की वजह से। और अब तो समय है आपके पास काफ़ी। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज़्म, जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक मेटाबॉलिज़्म रह गया था, एक टॉपिक शायद और रह गया होगा, मैं करा दूंगा 1-2 टॉपिक जो बचे हैं। चलिए मेटाबॉलिज़्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। कोलॉजी में भी इसको पढ़ा होगा। अभी मैंने जो है फर्स्ट यूनिट आपको उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई है, फर्स्ट यूनिट के लेक्चर्स नहीं डाले हैं। चलिए डाल दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज़्म की। तो एक रफली नोट्स मैं लिख के लाया हूँ। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो मैं पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा आप भी कंप्रो कीजिए। वीडियो की हल्की सी प्रॉब्लम होगी, बट मैंने बहुत थोड़ा सा रफली लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप इससे नोट्स बनाने लगें, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। नोट्स या तो आप खुद बनाइएगा या फिर मुझसे लीजिएगा। आप मुझसे नोट्स लेते हैं तो वो बहुत डीपली भी होंगे, समझने भी लायक होंगे और बहुत इजी होंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। डीपली भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स भी देने हैं। वी.फॉर्म करने के बाद भाई बहुत कम लोग होंगे जो बिज़नेस करेंगे या जो यहीं रुक जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की यही मंशा होगी कि आगे जाया जाए, जी.पैट किया जाए, एम.फॉर्म किया जाए। कुछ लोग पी.एच.डी भी करेंगे, और शायद कोरोना को देखते हुए कुछ लोग साइंटिस्ट या रिसर्च फील्ड में ज़्यादा जाना चाहेंगे, R&D F&D जो इंडस्ट्रियल फील्ड होता है आफ्टर वी.फॉर्म। तो उसके लिए आपको मेडिसिनल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और मेडिसिनल डीप में पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज मैं मेटाबॉलिज़्म सिर्फ समझाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा वो आएगा थोड़ा सा ऐसा कि उसमें हम लोग फेज़ सेकंड को भी कवर करेंगे। एंड इसमें मैं फेज़ फर्स्ट को कवर कर रहा हूँ, सिर्फ फेज़ फर्स्ट तक, और उसमें फेज़ सेकंड को मैं कवर करूँगा। और मेटाबॉलिज़्म का एक ब्रीफ आपको जानकारी दूंगा। उसमें मेटाबॉलिज़्म की सेकेंड फेज को कवर करते हुए थोड़ा सा जो चीज़ें इसकी रह जाएंगी वो कंप्लीट करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Drug metabolism is the process of converting lipophilic drug to hydrophilic drug that form can easily excrete out from the body। तो मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ये। तो मेटाबॉलिज्म इसलिए ज़रूरी है, हम लोग कोई ड्रग खाते हैं भैया, अब वो ड्रग क्या है हमारे लिए, जीनोबायोटिक्स है। जीनोबायोटिक्स एक टर्म होता है, जितनी बाहर से हम लोग चीज़ें लेते हैं वो सब जीनोबायोटिक्स होती हैं हमारी बॉडी के लिए। चाहे वो आपका फूड मटेरियल हो, दूध हो, पानी हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, जो भी खाते हैं आप, वो सब कुछ भैया। पिज़्ज़ा बर्गर का नाम मैंने लेकर थोड़ा सा जख्मों पर नमक रगड़ दिया है, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर मुझे भी नहीं मिल रहा, आपको भी नहीं मिल रहा होगा। चलिए मजबूरी है, कोरोना से थोड़ा सा और कुछ दिन सब्र कीजिए, फिर मिलेगा, बहुत खाएंगे हम लोग। तो वो सब जीनोबायोटिक्स होती हैं, तो ड्रग भी जीनोबायोटिक्स। अब ड्रग जाएगी हमारी बॉडी में तो उसको बाहर भी तो निकलना चाहिए भाई, खाना भी बाहर निकलता है, तो उसी टाइप से ड्रग को भी बाहर निकलना चाहिए। अब आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो ड्रग क्या करती है, जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर उसके बाद जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। अब वो रिसेप्टर से बाइंड अगर बनी रही एक लॉन्ग टाइम तक, तो क्या करेगी, साइड इफ़ेक्ट कॉज करने लगेगी, एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज करने लगेगी। फिर कुछ दिन बाद वो एडिक्शन और टॉलरेंस कॉज करेगी। तो भैया कहानी तो हो जाएगी ख़राब। अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं रही तो कहीं साइड में जाके कचड़ा घर बनाएगी। अब कचड़ा घर पथरी तो भैया अपने अंदर नहीं बनाना चाहेंगे, अगर शुद्ध बुंदेलखंडी में बोले। मैं भाई बुंदेलखंड वाला हूँ, थोड़ा सा वर्ड यूज़ करता रहता हूँ, तो देखते रहिएगा। तो अब हमें मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, तो मेटाबॉलिज्म पहला पॉइंट तो यही है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ड्रग को बाहर निकालना है। खाना जो हमने खाया, जीनोबायोटिक्स जो भी हमने लिया, उसको बाहर निकालना है। सो मेटाबॉलिज्म हमारे लिए ज़रूरी है।
तो अब मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है, तो मेटाबॉलिज्म किस टाइप से होगा? लिपोफिलिक ड्रग होती है मोस्टली जो हम लोग खाते हैं। लिपोफिलिक मीन्स हाइड्रोफोबिक, मीन्स वो जो ड्रग है वो हमारी यूरिन में डिज़ोल्व नहीं होगी, यूरिन में डिज़ोल्व नहीं होगी तो बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी तो फिर अंदर रहेगी, फिर गड़बड़ घोटाला। तो हम उस लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। छोटी सी डेफिनेशन, और भी बहुत सारी हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, थोड़ा डीप बताऊंगा। तो इतना तो आप अभी देख ही लीजिए और इसको खुद से नोट्स बनाइए, बेटर है, मुझसे लीजिए और बेटर है। तो केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय बायोलॉजिकल सिस्टम विद द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग इट। भैया बाहर निकालने, वही मैंने जो कहा वही लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है। मैंने बताया, एक तो आपको बताया कि एक्टिव जो ड्रग हम खा रहे हैं उसको इनएक्टिवेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और दूसरा होता है एक प्रो ड्रग जो हम खाते हैं, एस्प्रिन जो आप खाते हैं। एस्प्रिन तो भैया पता है, अब भले ही नहीं खाने को मिल रहा क्योंकि बैन हो गई है। तो एस्प्रिन क्या करती है? एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है। तो एस्प्रिन जो हम खाते हैं तो वो प्रो ड्रग फॉर्म में होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाती है, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सैलिसिलिक एसिड अगर हम लोग डायरेक्टली इनहेल करें तो दैट कॉज पॉइजनस एंड सम इरिटेशन, सो वी टेक इट इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म में हम जब लेते हैं एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड CH3COO और बाकी फिनॉल का जो ऑर्थोजिशन पे लगा देते हैं इसको, ये होता है फार्मूला। आपने बनाया भी होगा शायद, प्रैक्टिकल है ये 3rd सेमेस्टर का ऑर्गेनिक का। तो फिर उसको एक्टिव करने के लिए, मींस उस प्रोड्रग जो प्रोडक्ट दी वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई एक्शन नहीं होता, वो हमारे बॉडी में जाके कन्वर्ट होती है। अभी एक आएगा आगे बारबीचुरेट्स, बारबीचुरेट्स जो आएगा, बारबीचुरेट्स नहीं, बेंजोडाइज़ेपिन, सॉरी गलती से बोल दिया। बारबीचुरेट में भी है लेकिन वो थोड़ा सा इजी नहीं है, बेंजोडाइज़ेपिन वाला ज़्यादा इजी है। बेंजोडाइज़ेपिन आएगा तो उसमें हमारा एक फिनोबार्बिटोन करके ड्रग रहेगा, तो उस ड्रग का भी कुछ ऐसा ही लोचा है, वहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्म ही है, वो जाके फिर कन्वर्ट होती है फेंटल बार्बिटोन या फिनोबार्बिटोन कुछ करके नाम है, तो वो जाके डाइज़ेपाम या नॉरडाइज़ेपाम में कन्वर्ट होती है, दैट इज़ ड्रग, और फिर वो अपना काम दिखाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी हो गए, मैंने इशारों में आपको बता दिया, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, इस पर भी नोट्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें डीप में पढ़ना है, काफ़ी एग्जाम्पल्स भी चाहिए। बिकॉज आप जितना अपना आंसर एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे, एग्जामिनर उतना ही खुश होगा, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उतना ही आपका क्लियरेंस रहेगा और आगे आप जीपैट में या अदर एग्ज़ाम्स में अपना काम कर पाएंगे, या R&D में अपना काम कर पाएंगे। देन मैं बात करूँगा मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। भैया क्यों होता है जान लिया, क्या होता है जान लिया, अब कैसे होता है ये जानना ज़रूरी है। तो ये 2 टाइप की रिएक्शंस कंप्लीट होता है। दोनों टाइप की जो हमारी रिएक्शंस हैं दैट इज फेज फर्स्ट रिएक्शन एंड फेज सेकेंड रिएक्शन। फेज फर्स्ट रिएक्शन जो होती है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन। और फेज फर्स्ट रिएक्शन जो होती है इसका प्रोडक्ट हो सकता है एक्टिव भी, मींस इसी में प्रोडक्ट एक्टिव फॉर्म में बदलती है, या जो हमारी एक्टिव ड्रग है उसका हम लोग कुछ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। अब बात करते हैं, मैंने मेटाबॉलिज्म बताया था कि क्यों होता है या कैसे होता है, तो बताया था उसमें कि रिसेप्टर से बाइंड होती है ड्रग, तो पहले तो हमें उस रिसेप्टर से निकालना है ड्रग को। सो निकालेंगे तो क्या होगा, निकालने के लिए भैया उसका लॉक एंड की मॉडल आपको पता होगा, जिसमें रिसेप्टर और ड्रग बाइंड करती। तो हमें क्या करना है, उसको ऐसे करना है ड्रग को कि वो रिसेप्टर को छोड़ दे या रिसेप्टर उसे छोड़ दे। तो हम उसके साइज़ को बढ़ाएं या घटाएं जिससे वो रिसेप्टर को छोड़ के अलग हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, कार्बन की चेन आके घुसेड़ देंगे कहीं से, या कहीं आके उसको तोड़ देंगे, या आके साइक्लाइजेशन कर देंगे। भैया लंबी सी चेन है, उसको घुमा दिया तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाई तो वो छूट गई। तो पहली तो छूटने की प्रक्रिया जो थी, जैसे जो प्रोसेस थी, उसमें फेज फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व है। और इसका जो बनेगा लास्ट में सबस्ट्रेट बनेगा, तो वो जो है या प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट तो भैया यूज़ होता है और प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिपोफिलिक हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, और वही प्रोडक्ट फेज सेकेंड में इन्वॉल्व हो जाएगा और फेज सेकेंड के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, मींस उसके लिए रिएक्टेंट या रिएजेंट का काम करेगा। फेज सेकेंड जो होती है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं, मीन्स उसमें कॉन्जुगेट करते हैं हम किसी को, या फिर नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होती है।
तो ये 3 नाम होते हैं, 3 में से कुछ भी हो आपको लिखना यही है। इसमें ग्लूकोर्निक कंजुगेशन या एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन या सल्फोनेशन होता है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या बला है। तो उस बला को मैंने एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है कि एक ड्रग लिया मैंने जिसमें एक हाइड्रोजन है। भैया हाइड्रोजन होता है सारे स्ट्रक्चर में, जितनी भी ड्रग्स आपने ली होंगी सब में ये हाइड्रोजन होगा ही होगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, CH2 या CH या COOH। अब इस हाइड्रोजन पे साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम होता है। ये हमारा मेडिसिनल में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों में आता है। ये ऑक्सीडेशन के लिए मेनली यूज़ होता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप एनालिसिस पढ़े हुए हैं और वहाँ अच्छे से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, तो यहाँ आपके काम आएगा। नहीं समझा होगा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं, रिमूवल नहीं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 प्रोसेस होती हैं ऑक्सीडेशन। 3 में से कोई भी हो सकती है इसके अंदर। मैंने तो शुरुआत ऑक्सीडेशन सीधा सीधा दिखाया हुआ। ड्रग से साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा। ये हुई हमारी फेज फर्स्ट। फेज सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, UDP-GT दूसरा एंजाइम, UDP ग्लूकोरोनाइड साइट ट्रांसफरेज इसका नाम है। ये अब क्या करेगा, इस जो OH, ये जो एक हमारा जो प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है जो फेज फर्स्ट का है, वही फेज सेकंड के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा और उस पर आके ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड कर देगा। अगली स्लाइड में देखें हम लोग, उसी पे आके ग्लूकोरोनिक एसिड को हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसी OH के H को लेके वो ग्लूकोरोनिक एसिड को ऐड कर देगा। देन हम लोग बात करेंगे, तो अब ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड हो गया, क्यों ऐड करना था, एलिमिनेट करने के लिए। अब ये OH जितने भी हैं ये सब पोलर ग्रुप्स हैं और इजीली वाटर सॉल्युबल हैं, मींस लिपोफोबिक हैं या हाइड्रोफिलिक हैं। देन इट कैन बी इजीली एक्सरेट आउट। अब एग्जांपल्स की बात करूँ, अभी मैंने एस्प्रिन का एग्जांपल बताया था, दैट इज़ अ प्रोड्रग एंड यूज फॉर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। इसको साइटोक्रोम P450 आएगा, हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स H जोड़ देगा OH की जगह, या एक OH मॉलिक्यूल पूरी तरह से आके ऐड हो जाएगा। देन UDP-GT सेकेंड एंजाइम, सेकेंड फेज सेकेंड रिएक्शन आएगी यहाँ पे, उसमें ये H हटेगा और एक ग्लूकोरोनिक एसिड का पूरा मोइटी आके ऐड हो जाएगा। इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक। देन बात करते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम आई है तो थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। चलिए घुमा दिया है मैंने, बस आपको देखना ये नहीं दे रहा होगा उसमें। चलिए, तो फेज फर्स्ट रिएक्शन जो होती है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, उसको डिटेल में जानते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, साइटोक्रोम P450 जो हमारा होता है, ये साइटोक्रोम P450 के पास होता है Fe3+। Fe यानी जानते हैं FeCl3 होता है आयरन, आयरन होता है 3+, मीन्स उसकी जो बैलेंसी है वो 3 फॉर्म में। तो वो आके पहले ड्रग जो है और एंजाइम जो है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा था कोलॉजी में, याद करिए, वही कॉम्प्लेक्स यहाँ भी बनेगा। फिर ये जो P450 है ये रिडक्शन फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और ऑक्सीडेटिव फॉर्म में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है तो ऑक्सीडेटिव फॉर्म में आ जाता है। अभी मैंने ऑक्सीडेशन आपको बताया भी था, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा एनालिसिस से अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को, या मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा होगा। चलिए, फिर Fe जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, Fe3+, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, Fe2+, मीन्स एक माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन आएगा एक O2 जो हम श्वसन कर रहे हैं, रेस्पायरेशन, उसके थ्रू O2 अंदर जाता है, वो O2 यहाँ आएगा और माइनस है O2, 2 माइनस है, 2 Fe2+ है, वहाँ आके ऐड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन से एक यहाँ आएगा हाइड्रोजन वाला, फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी इसने क्या किया था, लिया था, अब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा।
साइटोक्रोम P450 एंजाइम का खेल चल रहा है सारा, वही समझा रहा हूँ। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ कर देगा तो फिर से 3+ फॉर्म में आ जाएगा। ये O2 एक हाइड्रोजन से, जो ये 2H है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स, उनसे एक के पास जाएगा और -H2O रिलीज़ आउट, और दूसरा जो O है वो आके इसमें ड्रग में ऐड हो जाएगा और हमारी जो ड्रग की फॉर्म हमें चाहिए थी वो मिल जाएगी। चलिए बस इतनी ही कहानी है। फिर बात करते हैं रिडक्शन प्रोसेस की। ऑक्सीडेशन का पिछले पेज पे मैंने दिखाया था, वो लिख लीजिएगा, नोट्स पर मेरे फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया, या खुद से बनाते हैं तो और अच्छा है। रिडक्शन में यही साइटोक्रोम P450 का करेगा, जस्ट अपोज जाएगा, मीन्स वहाँ क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी ये रिलीज़ कर रहा था या ले रहा था वो जस्ट अपोज क्रिया होगी। फिर जो ड्रग्स इसमें यूज़ होंगी वो अल्कोहल कैटेगरी की, एल्डिहाइड कैटेगरी की, या क्यूनोन जो है एज आ हार्ट डिप्रेशन वाला जो एजेंट होता है उसमें यूज़ होता है। अल्कोहल कैटेगरी की बहुत सारी ड्रग्स मैंने आपको बताई हुई हैं। एल्डिहाइड कैटेगरी में आपकी जो ड्रग्स हैं, जैसे अभी मेटाबॉलिज्म पढ़ा था हम लोगों ने एनी और ई का, मीन्स नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का। तो वो जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो जो एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन है वो कन्वर्ट हो जा रहा था एल्डिहाइड में, 2 पागल, यानी 2 पागल आ रहा था उसमें, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड, वही है। उसी एल्डिहाइड ड्रग का भी रिडक्शन हो सकता है, और हो भी रहा था, वहाँ एल्डिहाइड रिडक्टेज आ रहा था नेक्स्ट पॉइंट पे, वो मेटाबॉलिज्म वाला याद कीजिए। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन मिल जाती हैं। फिर हाइड्रोलिसिस की बात, तो क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मींस वाटर का मॉलिक्यूल आकर रिएक्ट करके उसको क्लीवेज कर लेगा, जैसे कोलिन एस्टर वाली जो ड्रग्स हैं, या लीडोकेन या प्रोकेन, जो जनरल एनेस्थेटिक्स या एज अ लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह यूज़ होता है। बस इतनी कहानी थी मेटाबॉलिज्म की, हो गई है, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। और एट लास्ट थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए पूरा, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।